नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुग्धा जोशी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कुछ हफ्तों से हर बुधवार हम आपके लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला का प्रसारण कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में आपने देखा कि हमने आपदा से संबंधित कई पहलुओं पर अपने विशेषज्ञ अधिकारियों से बातचीत की। हमारी कोशिश यही रही कि आपदा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। इसी क्रम में आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई विषय की जानकारी आपको देने के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो है आपदा प्रबंधन में तकनीकी, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी जी। आप वरिष्ठ परामर्शदाता हैं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सर, चर्चा की जो शुरुआत है, जब हमारा जो विषय है वो है कि आपदा प्रबंधन में तकनीकी, तो एक प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए सर जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग टूल्स होते हैं उनकी कितनी बड़ी भूमिका होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आजकल तकनीकी का उपयोग आप देख रहे हैं कि हर जगह बिना तकनीकी के कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, और आपदा प्रबंधन तो विशेष तौर से बिना तकनीक के आज के समय में संभव ही नहीं है। तो आपदा प्रबंधन को हम जो है कि बहुत इफेक्टिव या सशक्त हम तभी बना सकते हैं जब उसमें हम तकनीक का सही प्रकार से प्रयोग करें। तो आज देख रहे हैं कि जैसे अब आज के समय में हम लोग किसी भी तरह के डिसीजंस लेते हैं तो तकनीक पे ही आधारित होते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि हमें उत्तराखंड राज्य के अंदर में आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमें जो है मौसम संबंधी जानकारी के लिए तकनीक की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें हमें सैटेलाइट बेस्ड हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, या जो हमें उससे हमारे जो अर्ली वार्निंग सेंटर्स लगे रहते हैं, AWS लगे रहते हैं, जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसका जो डाटा हमारे पास आता है, उसकी जो फीडबैक हमारे पास आती है, उसी बेसिस पे हम लोगों को बताते हैं। हम उनको कहते हैं कि आने वाला 3 घंटे में जो है कितनी बारिश होगी, या 3 घंटे में इतनी बारिश होगी, या जो है कि आने वाले जो है कि 7 दिन में इतनी बारिश होगी। तो उसी हिसाब से उसको जो है कि पूरा हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। उसके अलावा जो है तकनीक का दूसरा उपयोग यह है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम कहते हैं निर्णय समर्थन प्रणाली, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा वर्ल्ड हो गया है कि डिसीजन मेकिंग कभी कभी सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो डिसीजन कैसे हमें लिया जाना चाहिए, तो उसके लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाए जाने की आवश्यकता होती है। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए हम लोगों को पूरा पता होना चाहिए कि हमारा हैजार्ड क्या है। हैजार्ड मतलब हमारा जो है कि वहाँ का खतरा क्या है, हमारी घातकता वल्नरेबिलिटी कितनी है, और उसका प्रोडक्ट हम करते हैं हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी इक्वल टू रिस्क। तो उसका रिस्क कितना, अगर हमें रिस्क एस्टिमेट हमने किसी इलाके का किया हुआ है तो हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पे हमें किस तरह से काम करना है। हम आपदा से पहले भी तकनीक का यूज़ कर सकते हैं, आपदा के दौरान भी तकनीक का यूज़ कर सकते हैं, आपदा के बाद जैसे जब रिहेबिलिटेशन का कार्य होता है, या हमारे मकान या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी, या उसको जो है कि सही करने के लिए या सशक्त करने के लिए भी हमें तकनीक का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो तकनीक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, और बिना तकनीक के जो है कि आपदा प्रबंधन आज के समय में संभव नहीं हो सकता है। जी सर, जैसा कि हम देख रहे हैं ये मानसून का सीज़न है, और लगातार 2-3 दिनों से हम उत्तराखंड में जैसी बारिश देख रहे हैं, कहीं एक हफ्ते से ही, और जैसे बादल फटने की और इन सब के इनपुट्स हमें पहाड़ी जिलों से मिल रहे हैं, उसे देखते हुए सर आपको क्या लगता है कि फर्स्ट जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं हमारे, उनके ट्रेनिंग में इन टेक्नोलॉजी का हम कितना यूज़ कर सकते हैं सर? जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, जनरली देखिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपदा में जो है हमेशा जो है माना जाता है कि जो हमारी कम्युनिटी है वही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। तो सबसे पहली बात है कि जो सही जानकारी जो है हमारी कम्युनिटी के पास होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे उत्तरकाशी में हमारा 2 दिन पहले जो है कि बादल फटा है, वहाँ पर नुकसान भी हुआ है। तो अगर सही इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पे लोगों के पास, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार थी, क्योंकि वहाँ पे जो लॉसेस थे वो बहुत कम हुए हैं जो हम अभी देख रहे हैं, तो सही समय पे जानकारी उनके पास पहुँच गई, तो उनका जो रिस्पॉन्ड था, रिस्पॉन्ड मतलब कि उस जानकारी की, उस तकनीकी जो जानकारी उनके पास पहुँची, उस जानकारी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सही निर्णय लिया और ऐसी जगहों से दूर हट गए। तो वो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्ड होता है। दूसरे जो रिस्पॉन्डर हमारे होते हैं, जो हमारे जो पुलिस है हमारी, या NDRF है, SDRF है, तो इनके पास भी बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह के तकनीकी उपकरण
आजकल आ गए हैं। जैसे सपोज करें कि डिब्रिस के नीचे कोई बॉडी हमारी दबी हुई है, कोई हमारा जो है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, तो हम लोग आजकल इस तरह के हमारे पास टेक्निक्स आ गई हैं कि हम ऊपर से ही पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे कोई जान बची हुई है या नहीं है, या किस तरह का जान माल का नुकसान यहाँ पे होने की संभावना है। तो हम उस तकनीक का उपयोग करके उनको रेस्क्यू कर सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के समय में जो है उसको इस तकनीक का जो है ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग उत्तराखंड राज्य के अंदर में हमारी जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, आज की डेट में मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो SDRF है वो भारत की सबसे उत्कृष्ट कोटि की जो है कि डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स मानी जाती है। हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट हैं, हम लोगों ने जगह जगह उनको डिप्लॉय भी किया हुआ है। वो जाते हैं, लोगों को जो है कि बचाने का काम भी करते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा कम्युनिटी होगी। तो कम्युनिटी के पास जो है कि सही जानकारी होनी चाहिए। सही जानकारी के अगर उसके पास होगी तो वो जो है कि अपने आप को बचा पाएगा। इसके लिए जो है कि मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि जो लोग हैं वो सही जानकारी को इकट्ठा करें, भ्रामक जानकारियां अपने पास ना रखें। जो सही ऑथेंटिक सोर्स से जो जानकारी आ रही है, भारत मौसम विज्ञान विभाग बता रहा है या दूरदर्शन बता रहा है या कोई ऑथेंटिक चैनल बता रहे हैं, तो उस जानकारी का उपयोग में लाइए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जी सर, तो ये तो है जानकारियाँ। तो जानकारियों में ही कई क्रम में हमारे जो सरकारें हैं उनके द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं सर, जिसके बारे में आपको लगता है कि हमारी आम जनमानस को भी इसके बारे में पता होना चाहिए? देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं और जनरली जो योजनाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचती भी हैं। और मुख्य रूप से इसमें हमारे जो जिला स्तर के जो प्राधिकरण होते हैं वो मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और जिले स्तर पे जो है कि अगर सपोज किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाती है या उसको जो है कि उसका घर लॉस हो जाता है, तो इस तरह से बहुत से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, वहाँ से हम जो है कि उनको रिलीफ जो है कि उपलब्ध करवाते हैं। उसके अलावा जो है कि हमारे बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं जो कि हम लोग चला रहे हैं इस समय। जैसे कि हमारे जो है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के लिए जो आपने कम्युनिटी लेवल पर जो है हम लोग युवक मंगल दल को तैयार कर रहे हैं, हमारी जो महिला मंगल दल है उनको हम तैयार कर रहे हैं, ताकि आपदा आने पर वो है कि सही रिस्पॉन्स कर सकें और अपनी कम्युनिटी को बचा सकें। उसके अलावा जो है कि हम लोगों ने जो है कि अपनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम जिसको हम कहते हैं वो जगह जगह पर डिप्लॉय कर रखी है, वो बना रखी है। हर जिले में हमारे लगभग दो जो है कि इस तरह के लोग ऑलरेडी प्रशिक्षित लोग हैं जो कि और लोगों को प्रशिक्षित करते हैं और उनको जो है कि बताते हैं कि किस तरह से जो है कि आपदा के दौरान जो है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। और वो सारी के सारी हमारी योजनाएं उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। उसके अलावा समय समय पर अन्य योजनाएं भी चलती हैं। जैसे अभी आपने 2013 की हमारी जो आपदा आई थी जिसमें कि बहुत हमारा नुकसान हुआ था, केदारनाथ आपदा जो हमारी हुई थी, तो उसके बाद जो है कि बहुत से जो है कि मल्टीलैटरल फंडिंग्स होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है आपकी, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये सब उत्तराखंड सरकार में इन्होंने सहयोग प्रदान किया था। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमने बहुत बृहद कार्यक्रम चलाए थे। हमने लगभग 2500 लोग, जो 2500 लोगों के जो मकान उस समय जो है कि सारे बह गए थे या टूट गए थे, हमने 2500 मकान जो है कि इस वर्ल्ड बैंक परियोजना से बना के जो है कि लोगों को रुद्रप्रयाग में, चमोली में और आपके क्या कहते हैं कुछ हमने पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, तो इन लोगों को हमने मकान बना के दिए। तो बहुत बृहद परियोजना हमने चलाई थी। उसके अलावा जो है कि विभिन्न विभागों के लिए भी, जैसे कि PWD है, PWD के जितने ब्रिज हमारे कोलैप्स कर गए थे, रोड्स हमारी कोलैप्स कर गई थी, तो यही उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी परियोजना जो हमारी थी, इस परियोजना के तहत हमने उनको भी सपोर्ट किया। और आज के समय में जो है कि सभी योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से जो है कि क्रियान्वित की गई उत्तराखंड राज्य में। उसके अलावा जो आपने कहा जो तकनीकी का, जो हम आज बात कर रहे हैं, तो तकनीकी के ऊपर में भी उत्तराखंड राज्य के अंदर में हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य का पूरा डिजास्टर रिस्क असेसमेंट ब्लॉक लेवल तक हमारे पास असेसमेंट हम लोगों ने करवाया है, जिसमें कि हमें पता है। और उसमें हमने विभिन्न प्रकार के मॉडल्स, अलग अलग तरीके के जो मॉडल्स हैं उनको तैयार किए और उन मॉडल्स को तैयार करके हमने जो है ये दिखाया कि किस तरह से जो है कि ब्लॉक लेवल पे कौन सी आपदा का कितना प्रभाव हो सकता है। उसके अलावा हमने जो है कि उत्तराखंड राज्य में लगभग 176 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इस तरह के लगाए हैं जगह जगह पे, जो कि मौसम की जानकारी आज दे रहे हैं। तो ये सब इन परियोजनाओं से ही इस तरह के कार्यक्रम जो है कि सक्षम हो सकते हैं। और आज के समय में उत्तराखंड राज्य जो है कि अभी और भी इस तरह की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हम लोगों तक, जो सबसे हमारे निचले स्तर के, जो हमारे गाँव स्तर के लोगों तक हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, तो जैसे अभी बात हुई कि मतलब रिस्क असेसमेंट करने की, तो जैसे रिस्क असेसमेंट है तो इसमें सर DRR का कितना, DRR के बारे में बताएं सर कि जो मतलब रिस्क रिडक्शन के लिए कैसे काम किया जाता है सर इसके? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंतर्गत बेसिकली 3 स्टेज में हम लोग काम करते हैं। पहली चीज़ तो हमारा जो मैंने बताया कि प्री डिजास्टर में हमें ये पता लगाना होता है कि कौन कौन सी हमारे इलाके ऐसे हैं, कौन कौन सी कम्युनिटी है ऐसी जो हमारी रिस्क पे है।
उसको निकालने के हमारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके के जो हमारे हैजार्ड है, जैसे मैंने कहा भूकंप है तो भूकंप के लिए अलग होगा, लैंडस्लाइड है तो उसके लिए अलग होगा, फ्लडिंग के लिए अलग होगा, तो उसका पहले हम आकलन करना होता है। सबसे पहले प्री डिजास्टर, वही प्लानिंग का सबसे मेन स्टेज है प्री डिजास्टर। ड्यूरिंग डिजास्टर के समय में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई हो गया तो वो इलाके हमें पहले से अगर हमारे पास चिन्हित होंगे तो हमारे पास जो कंट्रोल रूम हमारा होता है, तो कंट्रोल रूम में क्या होता है कि हम अपनी जो हमारी जो एफर्ट्स हैं, जो हमारे सर्च एंड रेस्क्यू के एफर्ट्स हैं, उनको हम उन्हीं जगह पर सीमित करके पहले हम वहाँ से लोगों को निकाल सकते हैं। हमें पता है कि घातकता वाला इलाका है, यहाँ पर मकान कमज़ोर हैं, या यहाँ पर बारिश से जो है अगर आएगी तो यहाँ पर बादल फटने की वजह से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उन इलाकों पे जो है कि हम लोग ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और आफ्टर डिजास्टर में हम उन सब चीज़ों को DRR के लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, जब हम नया हमारा कोई चीज़ बन रहा है तो उसको हम जो है कि कैसे आपदा सुरक्षित बनाएं, तो उसमें बहुत सी तकनीक्स हैं, बहुत से तरीके हैं जिससे कि हम उसको उन तकनीकों के तरह, जैसे भूकंप सुरक्षित मकान है हमारे, या जो है कि फ्लड से के आसपास हम रिटेनिंग वॉल्स बना देते हैं, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स बना देते हैं, तो उसके बनाने के तरीके होते हैं। और उसमें हम अगर DRR का जो हमारी जो प्रायर नॉलेज है उसकी अगर हम उसके अंदर में इनपुट डालेंगे तो उन नुकसान को हम आने वाले समय में कम कर सकते हैं। सर, जहाँ तक आपदा के प्रभावों को कम करने की जब बात होती है तो ये हम जानते हैं कि हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है वो भूकंप प्रोन क्षेत्र है। तो सर, हम बात भूकंप की करते हैं कि भूकंप से बचाव, मतलब भूकंप सुरक्षित मकान और इस तरह की जानकारी का बहुत ज़्यादा मतलब अभाव देखा जाता है, तो इसके बारे में भी क्या प्राधिकरण कुछ जागरूकता अभियान और इस तरह की चीज़ें चलाते हैं? हाँ, हम लोग विगत 15-20 सालों से जो है किस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से भूकंप सुरक्षित निर्माण के ऊपर में हम लोग अपने इंजीनियर्स को भी ट्रेन करते हैं, हमारे जो मेसन्स हैं उनको भी ट्रेन करते हैं। दूरदर्शन क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है, इसके बहुत गांव-गांव स्तर पे जो है कि लोग इसको देखते हैं, तो मैं कुछ जानकारी भी आज देना चाहूँगा कि जो मुख्य जानकारियाँ अपने मकान बनाते समय हर एक के पास होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भूकंप सुरक्षित निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आपने बताया भी मुग्धा जी कि उत्तराखंड राज्य जो है भूकंप के जोन 4 और 5 में आता है। जोन 4 और 5 का अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इस इलाके में कभी भी 7 रिक्टर पैमाने से ऊपर का भूकंप कभी भी आ सकता है। और जैसा कि हमें पता है कि 1999 में हमारे पास जो है कि भूकंप आया था, जो कि चमोली अर्थक्वेक है, उसके बाद से हमारे पास 21 साल हो गए कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। तो हम लोग अभी ऐसे भूकंप के ठीक जो है कि सामने बैठे हुए हैं कि ऐसा भूकंप कभी भी आ सकता है। तो मकान बनाने के बेसिकली आजकल आप देख रहे हैं कि अधिकतर जो मटेरियल है वो चेंज हो गया है। पहले हमारे लोग पत्थर से, लकड़ी से, इससे मकान बनाते थे। पत्थर लकड़ी के हमारे राजमिस्त्री आज भी बड़े प्रशिक्षित हैं जो हमारे पहाड़ों में मिलते हैं, लेकिन ये मटेरियल अब मिलता नहीं है। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें ईंट मिल रही है, सरिया मिल रहा है, सीमेंट मिल रहा है। तो ये सब क्या है, ये केमिकल है। एक तरीके सरिया अगर मैं बात करूँगा तो वो जो है कि एक तरीके का आयरन है ना। अगर मैं ईंट की बात करूंगा तो उसमें सिलिका है, उसमें एक तरह का मटेरियल है। ऐसे सीमेंट है तो सीमेंट एक अलग तरीके की चीज़ है। तो जब इससे कोई मकान बनाया जाता है या इससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप होता है तो उसको सही तकनीक से बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 तरीके के मकान जनरली हम लोग बनाते हैं। एक तो कहते हैं RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो कॉलम और बीम पे आधारित होते हैं, और दूसरे दीवार पे आधारित होते हैं। तो कॉलम और बीम पे आधारित जो मकान होता है उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन मकानों को बनाने से पहले किसी इंजीनियर या किसी आर्किटेक्ट की जो है राय ले लेनी चाहिए। अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तो आप अपने विभाग में अपने वहाँ पर जो आपका जो विभाग है, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, हमारा ग्रामीण निर्माण विभाग है, PWD है, या हमारे जल निगम के लोग हैं इंजीनियर, उनसे थोड़ा राय ले लीजिए। आप चाहे 2 मंजिला भी बना रहे हैं कि कैसे कॉलम होने चाहिए, कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए, बीम का साइज़ क्या होना चाहिए, दीवार कैसी होनी चाहिए, मटेरियल कैसा है उसके अंदर में लगना चाहिए, कितना। हम आपने देखा होगा कि जब मटेरियल हम बनाते हैं तो उसमें हम गाढ़ा बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में कि हम जो है कि रोड़ी बना रहे हैं, रोड़ी मिक्स कर रहे हैं। तो उसमें हम सीमेंट डालते हैं, बजरी डालते हैं, रेता डालते हैं, पानी डालते हैं, और उसको कितने मात्रा में डाला जाना चाहिए, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि 1 मात्रा जो है कि आपकी सीमेंट की होनी चाहिए, 1.5 मात्रा रूढ़ी की होनी चाहिए, 3 मात्रा बजरी की होनी चाहिए, हमारे कोड में सब दिया हुआ है। उसके बाद उसको लगाने का समय 30 मिनट के अंदर में जो है कि वो पूरा का पूरा मसाला जैसे ही हमने पानी मिलाया तो 30 मिनट में हमारा लग जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा बहुत जगह पर वो 30 मिनट में लगता ही नहीं है ना। वो ऐसे ही पड़ा रहता है, दिन भर चलता रहता है, उसमें पानी मिलाता रहता है मिस्त्री और वो बनाता रहता है। तो उससे मकान में कमजोरी आएगी, दरार पैदा हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे जो दीवार पे आधारित मकान है उसमें सरिया प्रोवाइड करना चाहिए। सरिया इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो भूकंप होता है, भूकंप में केवल जो है कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल में जाऊंगा तो बताऊंगा कि एक तो दबाव होता है, एक खिंचाव होता है। दबाव के लिए तो जो हमारी जो दीवारें होती हैं वो तैयार होती हैं, क्योंकि आप किसी पत्थर को दबाइए या किसी आप ईंट की दीवार को दबाइए तो दबाव में तो पूरा लोड सहन कर सकती है, लेकिन अगर उसको खींचेंगी तो वो जो है खींचते ही तुरंत निकल जाएगा।
तो खिंचाव में वो कमजोर होता है। लेकिन भूकंप जब आता है तो भूकंप में क्या होता है कि दोनों तरीके के मोशन होते हैं, खिंचाव भी होता है, दबाव भी होता है। अगर वो खिंचाव में आपका मकान आ गया तो मकान आपका टूट जाएगा या दीवार आपकी ब्रेक कर जाएगी। तो इसलिए हमें बीच बीच में हमें सरिया लगाने पड़ते हैं। हम अपनी भाषा में उसको बैंड कहते हैं। बैंड एक तरीके की बीम ही है, लेकिन उसका साइज थोड़ा कम होता है, तो उसको हम लगा सकते हैं। तो मकान बनाते समय, भूकंप के समय बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि भूकंप किसी को नहीं मारता है, मारती हैं तो हमारी कमजोर इमारतें जी, है ना, मारती केवल हमारी कमजोर इमारतें ही हैं। तो अगर आप मानव निर्मित जो ये चीजें हैं उन्हीं के संपर्क में आकर के ही भूकंप में अगर आप भूकंप में जो है कि किसी खुले स्थान पे होंगे तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारा वर्नेबल स्ट्रक्चर है उसके नीचे बैठे होंगे तो उसी से हमारा नुकसान होता है, उसी से हमें चोट लगेगी, उसी से जो है कि हमारा इंजरी हो सकती है। तो इसलिए जो है कि उन मकानों को बहुत सुरक्षित करना, और आधे से ज़्यादा जो भूकंप सुरक्षा है, अगर हम अपने मकानों को सुरक्षित बनाएंगे, अपने मकानों को, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ब्रिज हैं, हमारे रोड्स हैं, इनको इसमें सब भूकंप के प्राविधान अगर हम करेंगे तो हम जो है कि इसके नुकसान को बहुत कम कर सकते हैं। जी सर, एक व्यवहारिक दिक्कत ये भी है कि अभी तक जो मतलब हमारे समाज में जो पैटर्न चला आ रहा है वो ये है कि कोई ट्रेंड या फिर कोई कोर्स नहीं है राजमिस्त्री ट्रेन करने का, कि भाई जो मजदूर होता है वो धीरे धीरे मिस्त्री का काम करता है, फिर वही ठेकेदार बनता है और फिर वही मकान बनाने लगता है। इंजीनियर्स की मदद आज भी बहुत कम लोग लेते हैं मकान के उसके लिए। तो और चूंकि हम पर्वतीय राज्य से हैं तो पहाड़ के जो हमारे बाशिंदे हैं, अगर उन्हें एक भूकंप सुरक्षित मकान बनाना है तो उन्हें अपने ज़मीन के चुनाव से लेकर के बाकी चीज़ों में किन किन सावधानियों का उन्हें शुरू से ध्यान रखना चाहिए सर, ज़मीन के चुनाव से ही? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बेसिकली देखिए, राजमिस्त्री प्रशिक्षण का हमारे देश में इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, लेकिन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है कि राजमिस्त्रियों के 6 से लेकर 10 दिन के ट्रेनिंग कोर्स चलाता है, जिसमें कि हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। हम लोगों ने अभी तक मुग्धा जी लगभग 100 से ऊपर ट्रेनिंग्स हमने की है। हम लोग वहाँ पे डेमो यूनिट बनाते हैं, डेमो यूनिट बना के दिखाते हैं मिस्त्रियों के साथ मिलके कि किस तरह से मकान में जो है कि कौन कौन सी सावधानियाँ बनाई जानी चाहिए। दूसरा जो सवाल आपने किया कि आम आदमी को क्या पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात है कि स्टेप वाइज उसको पता होना चाहिए आप किस जगह पे मकान बना रहे हैं। सबसे पहले कि जगह का चुनाव कैसे होना चाहिए। तो जगह का चुनाव आपका जो है, जनरली आप कोशिश ये करिए कि स्लोपी 30 डिग्री से ज़्यादा जहाँ पे स्लोप है उस जगहों का आप अवॉइड करिए। पहाड़ में अगर आप मकान बना रहे हैं तो 30 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है अगर पहाड़ में, तो आप उसको जो है कि अवॉइड करना चाहिए आपको। उसके अलावा जो है कि जब भी आप मकान बनाएं तो मिट्टी की जाँच आपको करवानी चाहिए। जनरली लोग मिट्टी की जाँच नहीं कराते हैं। पहले से जो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के दर्शक हैं जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, पहले से हम लोग जो है क्या करते थे, मिट्टी की जांच किसी पुजारी से या किसी से करवाते थे। हम लेके जाते थे, कहते थे कि मिट्टी कैसी है, तो वो भी यही सब चीज़ें चेक करता था। उसमें मॉइस्चर कितना है, उसमें पत्थर कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती थी। उससे पता लगता था कि वाकई में वहाँ पर मकान बनाने लायक है या नहीं है। तो आज हम उस चीज़ को थोड़ा भूल गए हैं। आज तो वहाँ पर लैब्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी साइंटिफिक लैब है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि मिट्टी दरदरी है या मिट्टी हमारी यहाँ पे मुझे कमज़ोर लग रही है, तो उसकी जांच करवा लीजिए। जांच करवाने के बाद उसकी जो फाउंडेशन है वो कैसी डलनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन अलग अलग तरीके की फाउंडेशन होती है, जो आपको इंजीनियर जो है कि जब मकान बनाएगा तो आपको बताएगा कि किस तरह का मकान बनाना चाहिए। उसके अलावा जो है कि तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फिर आपको ये तय करना है कि आप आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं या जो है कि आप लोड बेयरिंग मैसनरी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो दोनों के मकान बनाने के तरीके जैसे मैंने पहले ही बताया अलग अलग हैं। आरसीसी फ्रेम्ड है तो उसके लिए आपके कॉलम्स, अब जैसे कॉलम्स हैं, कॉलम्स के लिए हमारा कोड कहता है आज के डेट में कि मिनिमम 30 सेंटीमीटर का जो है कि उसकी जो है कि उसका पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर की विड्थ और उसकी जो है कि डेप्थ होनी चाहिए। लेकिन आज 9 इंची के कॉलम, आप कहीं चले जाइए, इवन आप शहरों में भी चले जाइए तो 9 इंची के कॉलम पर लोगों ने जो है मकान बना रखे हैं। और आपका जो, क्योंकि जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो कम से कम 30 सेंटीमीटर का कॉलम होना चाहिए, जो कि हमारा कोड प्रिस्क्राइब करता है। ऐसी आरसीसी के मकान में बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉलम और बीम का जो जॉइंट है हमारा, ये इस तरह से हमारी बीम आ रही है, ये हमारा कॉलम आ रहा है, तो कॉलम और जो बीम का जो जॉइंट है वो बहुत भली प्रकार से उसको वहाँ पे सही तरीके से कास्ट होना चाहिए। अगर वो सही से कास्ट नहीं किया है तो कॉलम और बीम जहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वहीं से मकान ब्रेक कर सकता है। ऐसे आपका जो लोड बेयरिंग मैसनरी वॉल है तो उसमें मैंने बताया बैंड लगाने, बैंड मतलब कि अलग अलग लेवल पे। सबसे नीचे आपका प्लिंथ लेवल पे एक बैंड लगेगा, फिर आपका खिड़की के नीचे सिल लेवल पे एक बैंड लगेगा, फिर दरवाजे के ऊपर एक बैंड, मतलब बीम टाइप की पूरी चारों तरफ जाती है। और मकान के चारों इलाके जहाँ पे चारों दीवारें हैं वहाँ पे आपको जो है कि एक 4.5 इंची से लेकर 9 इंची का कॉलम आपको देना चाहिए। तो उसको हम कन्फाइंड मैसनरी भी कहते हैं। तो ये हमें तय करना चाहिए कि किस तरह का मकान पहले बनाना है। और जनरली लोड बेयरिंग मैसनरी वॉल के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल की जरूरत नहीं होती है। आप जो है कि थोड़ा जानकारी प्राप्त
करके हमने बहुत से ऐसे, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बहुत से ऐसे लिटरेचर डेवलप कर रखे हैं, बहुत सी किताबें हैं जिसमें कि सरल रूप से भी जो है कि आप अपना मकान बना सकते हैं। लेकिन मैं आरसीसी के लिए कहना चाहूँगा, अगर आप कॉलम और बीम पे मकान बना रहे हैं तो आप ऐसे ही मत बनाइए, उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए। और बिना जानकारी के अगर आरसीसी के मकान बनाएंगे तो आने वाले समय में अगर भूकंप आएगा तो ज़्यादा घातक हो सकता है। जी सर, जैसे अब हम तकनीकों की बात कर रहे हैं तो भूकंप के बाद एक दूसरा सबसे बड़ा जो खतरा है ये है भूस्खलन का पहाड़ों में। तो सर भूस्खलन की जद में आ सकते हैं, और इससे बचाव मलबा जैसे आए तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए जैसे प्राधिकरण किस तरह के सुझाव देता है और किस तरह के मतलब कदम इसमें उठाए जाने चाहिए सर? भूस्खलन देखिए, क्योंकि जैसे आजकल बारिश का मौसम भी है और अगर हम लोग अभी पहाड़ों में अगर जाएं तो हमें जगह जगह भूस्खलन देखने को मिलेंगी। भूस्खलन में दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो यह है कि वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है और दूसरा उसका स्लोप कितना है। बारिश से क्योंकि जो मॉइस्चर जाता है उसमें मॉइस्चर की वजह से जो मटेरियल जो लूज करता है, डिब्रिज जो होती है वो नीचे आ जाती है, और अगर स्लोप अगर आपका ज़्यादा होगा तो वो और तेज़ी के साथ नीचे बह के आता है। तो अभी हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर में बहुत से स्थान लगभग 800 से ज़्यादा स्थान हमने ऐसे हैं जो कि चिन्हित किए हुए हैं जहाँ पे कि भूस्खलन होने की संभावना है। और वहाँ पे हम PWD के माध्यम से हमने जगह जगह पे बता रखा है कि इन जगहों पे जगह अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने आप को सुरक्षा रखिए या वहाँ पे आप देखिए पहले, तब आगे बढ़िए। दूसरा उसके लिए इसके लिए भूस्खलन के लिए हम लोग एक काम ये कर रहे हैं, अभी आने वाले समय में आपको देगा, हम लोग भूस्खलन की अर्ली वार्निंग, जिसको चेतावनी प्रणाली, भूस्खलन चेतावनी प्रणाली का विकास कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर हमने इस तरह की परियोजनाएं हमारी आने वाले समय में हम लगाएंगे कि जहाँ पे भूस्खलन हो रहा है तो उसकी पूर्व सूचना हमारे पास मिल जाए। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है कि आपको पता है कि कितनी बारिश पड़ रही है, कितना पानी उसमें सीप कर गया, कितना एंगल है, मिट्टी का क्या क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से वहाँ पे पीजोमीटर लगा देते हैं। पीजोमीटर उसका नाम होता है। तो पीजोमीटर लगा के हम पता कर लेते हैं कि कितना जो है कि उसमें उसका मूवमेंट कितना हो रहा है। तो अगर एक मूवमेंट एक लेवल से ज़्यादा है तो हम उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। दूसरा जो है कि लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के काम हम लोग कर रहे हैं, और लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट जो है कि विश्वव्यापी बहुत जगहों पे काम किया गया है, और उसी तरह को हम लोग उत्तराखंड के अंदर में भी जो है कि बहुत सी जगहों पे इस तरह के परियोजनाएं हम लोग विकास कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग शॉर्टक्रीट का यूज़ करते हुए, या जो है कि वेटिवर ग्रास होती है, घास होती है, उसको घास अगर आप उगा देंगे तो धीरे धीरे 3-4 साल में अपना नेचुरली स्टेबलाइज हो जाता है। उसके अलावा हम रॉक बोल्टिंग, एंकर बोल्टिंग, इस तरह से भी जो है कि कुछ जगह, तो अभी अब तक हमने लगभग 10-15 स्थानों पर जो है कि इस तरह के काम हम कर भी चुके हैं कि जहाँ पे हमने जो भूस्खलन वाले क्षेत्र से उनको स्टेबलाइज करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और क्योंकि भूस्खलन का स्टेबलाइज करना थोड़ा सा टेक्निकल है और उसमें थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है, तो धीरे धीरे इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुख्य रूप से हम लोग भूकंप चेतावनी जैसे हम लोग उत्तराखंड में दे रहे हैं आज की डेट में, भूकंप चेतावनी जैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमने सेंसर्स पूरे MC जो हमारा जो हिमालयास के नीचे पूरे हमने सेंसर लगाए हैं, तो ऐसे ही भूस्खलन के लिए भी हम लोग सेंसर लगाने का काम आने वाले समय में करेंगे। सर ये तो बात हो गई भूकंप और भूस्खलन की। इसके अलावा और कौन सी आपदा है जो मॉनसून को देखते हुए आपको लगता है कि इसके बारे में अभी से प्रयास जो हैं, मॉनसून के जस्ट बाद जैसे जो आपदाएं शुरू होती उनके लिए मॉनसून के समय से ही कैसे प्रयास शुरू होने चाहिए सर? देखिए, मॉनसून तो एक तरीके से मॉनसून में तो बारिश से ही हमारा, जहाँ पे इंटेंस बारिश होती है तो वहाँ पे जैसे फ्लैश फ्लडिंग हो गई हमारी या फ्लडिंग हो गई, वो जनरली होता है। लेकिन फ्लैश फ्लड और फ्लडिंग के बाद की जब पानी पहाड़ों में इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सी जगहों पे जो आपने बताया जैसे भूस्खलन होने की संभावना होती है, तो उन जगहों, क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे जब बारिश का पानी नीचे सीप करके जाता है तो बाद में जब वो सूखता है तो क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उसके कारण भी बहुत समय पर जो या तो भूस्खलन होता है या कहीं कहीं पर पत्थर जो वहाँ पे जो लैंड है, आफ्टर मानसून भी देखने को मिलता है, आफ्टर मानसून भी आपको देखने को मिलता है, तो लैंड उसके क्रैक्स हो जाते हैं। तो वो जो है कि हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और जो गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनको थोड़ा बहुत पता भी रहता है कि बारिश इतनी हुई है तो इस जगह पे जो है कि इस तरह की घटना हो सकती है, तो उन जगहों से दूर रहें। और जहाँ पे जनरली क्रैक्स होते हैं, जिन पहाड़ों में क्रैक्स होते हैं और पानी नीचे सीप करता है, तो उन जगहों से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसके अलावा जो मानसून के बाद भी हमारी जो मानव जनित आपदाएं हैं वो तो हमेशा हैं मुद्दा जी, जैसे कि आपका हमारी जो रोड एक्सीडेंट है वो हर समय हुई, वो मतलब हमारे साथ सर, और अंधाधुंध विकास की वजह से जो जल भराव की समस्या, जल भराव की समस्या जैसे हो रही है, जैसे अभी देहरादून में ही देखिए 2 दिन में जो बारिश हुई तो उसकी वजह से, तो वो बेसिकली इसलिए है कि क्योंकि निकासी का प्रबंध नहीं है, सही तरीके से डेवलप नहीं किए गए हैं सोसाइटी। आपदा प्रबंधन की तरफ से जगह समय समय पर जो है कि इंस्ट्रक्शंस जारी किए जाते हैं, लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो जानकारी है वो व्यक्ति की जो है स्वयं की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, नुकसान आपको होगा,
सरकार तो जो है कि एक लेवल तक ही आपको जो है सपोर्ट कर सकती है, उसके आगे सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इतना बड़ा हमारा देश है, 135 करोड़ की आबादी में जो है कि अगर आप बात करेंगे जैसे हमारा इंश्योरेंस सेक्टर, अभी इंश्योरेंस सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर भारत में अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर आप यूएस चले जाइए या जापान चले जाइए या यूरोपियन कंट्री चले जाइए तो वहाँ छोटी से छोटी चीज़ें इंश्योर होती हैं। तो उस चीज़ों पे काम किए जाने की अभी ज़रूरत है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा स्वयं रखनी है। व्यक्ति अगर अपनी सुरक्षा स्वयं रखेगा, मकान बना रहा है व्यक्ति 50 लाख रुपया लगा रहा है, 60 लाख रुपया लगा रहा है, गलत जगह पर लगा रहा है, तो वो उसका ही नुकसान है, क्योंकि सरकार तो आपको 5 लाख दे देगी, 10 लाख दे देगी, उससे ज़्यादा तो देगी नहीं। तो नुकसान तो आपका है, खुद का नुकसान। तो आपकी जो स्वयं की जानकारी है वही आपदा से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी सर, यहाँ पे सोच जो है वो व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब कोई भी एक इस तरह की हानि होती, जैसे अभी आपने इंश्योरेंस की बात की सर, तो मैं कृषि में थोड़ा सा आना चाहूँगी कि जैसे फसल बीमा योजना है कि जैसे बाढ़ है या किसी भी कारणों से अगर कृषि का नुकसान है तो वहाँ पर भी एक सोच है कि व्यक्तिगत सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृषक की हानि जो होती है वो समाज की हानि होती है। क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर समाज नहीं कह सकता कोई भी कि ये हम इससे प्रभावित नहीं हो सकते, सही बात है ना। तो ये सर आपदा में इसको किस तरह से कवर किया जाता है सर? देखिए, इंश्योरेंस के अंदर में अभी बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अभी हम लोग रिसेंटली इस पे हम लोगों ने कुछ काम करना शुरू किया है। और इंश्योरेंस सेक्टर को अभी जो हमने बताया, अभी जो हमारी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो केदारनाथ आपदा के बाद जो हमने 2500 मकान बनाए, उन 2500 मकानों का हमने इंश्योरेंस भी कराया है। 10 सालों का इंश्योरेंस हमने करा के दिया हुआ है, ताकि लोगों तक एक अवेयरनेस जाए। आप जो दर्शक इस यहाँ पे अभी मुझे देख रहे हैं, तो आप भी अब अगर अपना मकान बनाते हो, अभी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, बहुत सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। मैंने स्वयं का अपना मकान इंश्योर करवा रखा है, भूकंप के लिए और बाढ़ के लिए इंश्योर करवा रखा है। तो आप अपने मकान का इंश्योरेंस कराइए, बहुत कम प्रीमियम में जो है कि इंश्योरेंस हो जाता है। 5000 से 10,000 के हिसाब से आप साल भर का लगा लीजिए, तो उसमें आपका 20 से 30 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को जो है कि सामाजिक रूप से जो आपने कहा, जैसे कृषि में जो है कि हम कृषक को वो कर रहे हैं कि उसको इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कृषक बहुत कमज़ोर है, और आज हमारा जो कृषक है भारत का बेसिकली, तो उसको सपोर्ट किए जाने की जरूरत है, तभी हम जो है पूरे समाज को मिलकर पूरे समाज को करना है। ऐसे ही यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति अगर खुद का भी अगर इंश्योर कराना शुरू कर देगा, हमारा अगर मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो आपदा में देखा गया है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों का होता है, क्योंकि हम लोग उस तरह के ड्वेलिंग्स में रहते हैं, उस तरह के मकान में रहते हैं। नीचे तबके के जो लोग होते हैं जनरली वो बाढ़ में प्रभावित ज़्यादा होंगे आपको, क्योंकि वो बाढ़ के ऐसी जगह पर जाके बसने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बसने लगते हैं उस जगह पे, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कमज़ोर होता है। लेकिन भूकंप में उसमें क्योंकि तो छोटे छोटे मकान बनाते हैं, तो उसमें तो उनको नुकसान होता नहीं, बहुत कम नुकसान होता है, बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो ठीक ठाक मकान बनाते हैं, लेकिन सही टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं, उसको इंश्योर नहीं करते हैं, तो उसके कारण उनका नुकसान जो है बढ़ जाता है। तो इसमें सामाजिक चेतना लाए जाने की ज़रूरत है, जो आपने बात करी कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूँ, मुझे अपने अगर मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूँ, तो अगर देखिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप दिल्ली चले जाइए या देहरादून में भी आप किसी जगह पर पलटन बाजार चले जाइए, आप सपोज करें सारे मकान एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के बने हुए हैं। तो अगर एक मकान अपना इंश्योर भी कर लेता है कि मेरा सही बना हुआ है, तो बगल वाले के साथ अगर वो चिपका के मकान है उसका लगा हुआ है, तो उसको नुकसान तो होना ही है। तो अगर आप आसपास भी अगर कोई मकान बनाया जा रहा है, तो उस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप उसको भी आपको मोटिवेट करना है कि भाई आप जो है कि आपदा सुरक्षित जो है कि मकान बनाइए, भूकंप सुरक्षित मकान बनाइए, ताकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपदा जो है कि सामाजिक चेतना का ही विषय है, इसलिए जो है कि जब तक इसमें समाज में जो है कि इसकी चेतना नहीं आएगी, तब तक आपदा प्रबंधन सक्षम रूप से केवल सरकारें नहीं कर सकती है, समाज के भी भागीदारी की जरूरत है। सर, जैसे अभी ये मानसून का सीज़न है और आपदाओं का सीज़न है, तो कृषि एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे उत्तराखंड में भी। तो एक कृषक कल्याण की कैसी आपदा प्राधिकरण में योजनाएं हैं, और इस समय एक किसान की अगर फसल बर्बाद हो जाती है किसी आपदा की वजह से, तो उसके लिए उसको कैसे संपर्क करना है, और इस तरह की एक जानकारी सर। उसके लिए मुग्धा जी हमारे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के नॉर्म्स हैं, वो अलग अलग हेक्टेयर वाइज होता है कि कितनी ज़मीन आपकी प्रभावित हुई है। हम लोग हर साल उस पर काम करते हैं। आफ्टर मानसून अगर हमें लगता है कि नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो हम लोग जो है कि उसको एसेस करते हैं, भारत सरकार की टीमें आती हैं और उसके हिसाब से जो है कि उसको एनालाइज करते हुए
सभी कृषकों को जो है कि जो मानक है उसके हिसाब से जो है कि उसका भुगतान किया जाता है। जी सर, आज आप स्टूडियो में आए और आपसे बातें करते करते हमें वक्त का भी पता नहीं चला और हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आज आपने इतनी जानकारियां मुहैया कराई हैं कि बेसिक जो आदमी का है कि उसे घर कैसा बनाना चाहिए, उसे ज़मीन का चुनाव कैसा करना चाहिए और अपनी छोटी छोटी आपदाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसके लिए उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए। सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अब आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।